Hello everyone, this is Suruchi here, welcoming you all to my YT channel SST by Suruchi. In today's class, we are continuing History chapter Print Culture and the Modern World. This is class 3 of the chapter. Two parts of the chapter are already released. For better study experience, you must watch the previous videos. Then only this third part would be more relevant to you. So students, to start the chapter explanation, the bullet points help us to understand the paragraph sequence in a better way. So the bullet points for the chapter are the print revolution and its impact, a new reading public, earlier and later pattern of reading, printing books targeted oral reading culture, religious debates, and the fear of print. Not everyone welcomed printed books and why. Implication of printing in religion, about Martin Luther, Protestant reform, print and dissent, about Menocchio, a Miller. So students, these are the bullet points just to define what are the content given in the following paragraphs. So students, we should continue with the chapter explanation. Before that, I would definitely suggest you to have your NCERT book, pen or pencil or highlighter, as I always tell you to highlight your points for the purpose of your own answer creating points. ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं. द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट. जैसा कि टाइटल आपको पहले ही बता रहा है कि ये जो प्रिंट रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, इसके इम्पैक्ट क्या थे. सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये प्रिंट रेवोल्यूशन जो था, ये बिल्कुल ऐसा वाला नहीं था कि कुछ भी प्रिंट हो रहा है, प्रिंटिंग मशीन्स बन गई, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है तो कुछ भी प्रिंट हो रहा है, जिसका मतलब अनर्गल से कुछ भी प्रिंट नहीं होता था. ये कैसा था देखिए, इस ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट में लिखा हुआ है, इट वॉज नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट, अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स. ये केवल एक डेवलपमेंट नहीं था, इसने नए तरीके की किताबों को प्रोड्यूस करना शुरू किया और उन किताबों का, उन प्रिंटेड बुक्स का लाइफ पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई लोगों की, चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. ठीक है, लोगों का इंफॉर्मेशन से और नॉलेज से जो रिश्ता था वो चेंज हुआ. लोगों को समझ में आया कि इंफॉर्मेशन हमें किस तरह की गैदर करनी चाहिए, क्या एक इंटेलेक्चुअल लेवल अफेक्ट हो सकता है इन किताबों से. एंड विद इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज, लोगों के रिलेशनशिप्स बदले. इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी में जितने तरह के इंस्टीट्यूशंस थे, उनके लिए अथॉरिटीज के प्रति उनकी जो धारणाएं थी, जो वो सोचते थे, वो सब कुछ बदली. क्यों बदली? क्योंकि प्रिंट रेवोल्यूशन ने इतना चेंज इंट्रोड्यूस कर दिया, इतना ज्ञान और इतनी इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करी कि लोगों के सोचने समझने का और रिएक्ट करने का तरीका भी बदल गया. इट इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर परसेप्शंस एंड ओपनड अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. यही बात मैंने बोली कि जो पॉपुलरली चला आ रहा था ना, जैसे कहते हैं एक अंधविश्वास कोई चला आ रहा हो या एक सोचने का एक ढर्रा जो बना हुआ था, उसको भी देखने का नजरिया लोगों का बदला. क्योंकि जब उन्होंने नई किताबें, नए कंसेप्ट, नए टॉपिक समझने शुरू किए तो लोगों का नजरिया बदला. यही लिखा है ना, न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. आगे देखते हैं. अब यहाँ से आपका शुरू हो रहा है फर्स्ट पार्ट, इस थर्ड पार्ट का 3.1, न्यू रीडिंग पब्लिक. न्यू रीडिंग पब्लिक. With the printing press, a new reading public emerged. Printing reduced the cost of books, the time and labor required to produce each book came down, and multiple copies could be produced with greater ease. Books flooded the market, reaching out to an ever-growing readership. बहुत बढ़िया पैराग्राफ है, जो कि उम्मीद थी कि जब प्रिंट टेक्नोलॉजी आएगी दुनिया में, जैसे यूरोप में हमने पढ़ा कि पहली प्रिंटिंग मशीन बनी, हालांकि वो बहुत ही बेसिक थी, उसमें भी बहुत टाइम लगता था, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं. तो जब से ये रेवोल्यूशन के लेवल पर आया, थोड़ी इम्प्रूव्ड मशीनरी बनी प्रिंटिंग के लिए, तो रीडिंग पब्लिक बढ़ गई. क्योंकि ये जो प्रिंटिंग मशीन सिस्टम था, प्रिंटिंग का जो टेक्नोलॉजी थी, इसने बुक्स के प्रोडक्शन के कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, सस्ती किताबें होने लगी, टाइम भी कम लगने लगा उसको प्रिंट करने में, लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई.
इसलिए किताबों की जो कीमतें थी वो घट गई। किताबों की कीमतें घट गई, बहुत सारी कॉपीज मार्केट में अवेलेबल हो गई, आसानी से सबको अवेलेबल थी, हर कोई बुक्स अफोर्ड कर सकता था। और इतनी ज्यादा प्रिंट होती थी बुक्स, जिस भी फेवरेट टॉपिक पर आ जाए, लोगों को पसंद आ जाए, तो मार्केट बिल्कुल किताबों से भर जाती थी, रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। और मार्केट में इतनी ज्यादा किताबों के होने से रीडरशिप लोगों की बढ़ गई, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ना पसंद आने लग गया। अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जो न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग था, इसका क्या इम्पैक्ट था, इसने क्या बदलाव लाए और इसके क्या रिस्ट्रिक्शंस थे। अर्लियर रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलिट्स, कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। अब यहाँ से समझिएगा, पहले बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे तो नहीं होते थे, इस वजह से ओरल कल्चर था, यानी कि कोई ना कोई उन्हें सुना रहा होता था पढ़ के, और वो उस चीज को सुनकर समझते थे। ठीक, पहले पढ़ना तो एलीट क्लास के हाथ में ही था केवल। दे हर्ड सेक्रेड टेक्स्ट रेड आउट। कॉमन लोग क्या करते थे कि कोई उनको सेक्रेड टेक्स्ट, जैसे कि उनकी बाइबल को कोई पढ़ के सुनाता था, वो केवल सुनते थे। बैलेट्स रिसाइटेड एंड फोक टेल्स नरेटेड, जो पुरानी ऐसी कहानियां जिनको गा कर सुनाया जाता था बच्चों। बैलेड्स का मतलब होता है ऐसी कोई कविता, ऐसा कोई गाना जैसा जिसकी राइमिंग स्कीम हो और उसमें एक पूरी स्टोरी हो, उसको बोलते हैं बैलेड। बैलेड सुनाए जाते थे, लोग सुनते थे। और फोक टेल्स केवल नरेट की जाती थी, मतलब बोल बोल कर ही एक दूसरे तक वो सुननी और सुनाई जाती। नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली, बहुत हद तक जो नॉलेज होता था वो बोल बोल कर, बता बता कर ही ट्रांसफर किया जाता था। पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी और सॉ अ परफॉर्मेंस, या तो स्टेज परफॉर्मेंस लोग एक साथ देखते थे, मतलब पर्सनल अरेंजमेंट नहीं था किसी कहानी को सुनने का, पढ़ने का, परफॉर्मेंसेस को देखने के, सब कलेक्टिवली इस काम को करते थे। As you will see in chapter 8, they did not read a book individually and silently. बुक जो थी लग्जरी थी, या ये भी कह सकते हो कि वो शायद इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, या बुक्स इतनी अवेलेबल भी नहीं थी मार्केट में कि वो इंडिविजुअली चुपचाप एक कॉर्नर में बैठ के अपनी मनपसंद किताब को पढ़ सके। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, यानी कि अब बात कौन सी हो रही है, जब प्रिंट की ये रेवोल्यूशन नहीं आया था, उससे पहले क्या होता था। बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट नंबर्स। एक्सपेंसिव तो थी मगर सफिशिएंट नंबर में मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। नाउ बुक्स, अभी प्रिंट कल्चर के आने से, प्रिंट रेवोल्यूशन के आने से क्या हुआ, नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शंस ऑफ पीपल। ज्यादा से ज्यादा किताबें हैं मार्केट, जैसे बताया ना, फ्लडेड पड़ी है मार्केट इतनी किताबों से, तो अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को किताबें मिल सकती थी। इफ अर्लियर देयर वाज अ हियरिंग पब्लिक, नाउ अ रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग। इसको समझिएगा, जहां पहले हियरिंग पब्लिक ज्यादा थी, वहां अब रीडिंग पब्लिक ज्यादा हो। अब लोग सुनते नहीं है, कोई एक सुना रहा है और वो सुन रहे हैं, 10 लोग बैठ के एक सुना रहा है, अब ऐसा नहीं है, लोगों के पास अपनी किताबें हैं और रीडिंग में लोगों का फोकस ज्यादा है। नेक्स्ट पैराग्राफ है ट्रांजिशन के बारे में। बट द ट्रांजिशन वॉज नॉट सो सिंपल। ये जो ट्रांजिशन हुआ ना, कौन सा, सुनने वाली पब्लिक से पढ़ने वाली पब्लिक बढ़ गई। क्या था ये ट्रांजिशन, सिंपल नहीं था। क्यों? Books could be read only by the literate, and the rates of literacy in most European countries were very low till the 20th century. वही बात जो मैंने अभी पहले बोली थी कि लिटरेसी, सब लोग लिटरेट नहीं थे, तो पढ़ने वाली जो संख्या थी यूरोप में 20th सेंचुरी तक, वो कम लोग थे पढ़े लिखे। हाउ देन could publisher persuade the common people to welcome the printed books? अब जो पब्लिशर थी किताबों, वो इन इलिटरेट, या जिसको कह लो जिसको पढ़ना नहीं आता, उनको कैसे अपनी किताबों से जोड़ें, कैसी बिग बुक्स प्रिंट करें कि उनको भी समझ में कुछ आ जाए। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए, यानी कि कॉमन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है उनको कैसे प्रिंटेड बुक्स के साथ जोड़ा जाए, ऐसा करने के लिए दे हैव टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच ऑफ द प्रिंटेड वर्क
Even those who did not read could certainly enjoy listening to books being read out. यानी कि उन्होंने ये प्रमोट करना शुरू किया कि जो लोग सुन अभी भी किताबों को सुन के एंजॉय करते हैं, उनको कम से कम सुनने भर का इतना बढ़िया मटेरियल दिया जाए कि जो कोई भी उनको किताबें पढ़ के सुना रहा है, उसको सुनाने में और सुनने वालों को मजा आए. So printers began publishing popular ballads and folk tales, and such books would be profusely illustrated with pictures. देखो, अभी ऊपर पढ़ा ना कि लोग सुनते क्या क्या थे, बैलेड सुनते थे, फोक टेल सुनते थे, और इन्हीं चीजों को पब्लिशर्स ने पब्लिश करना शुरू किया ताकि जिसको कोई बैलेड नहीं आता है, फोक टेल नहीं आती, वो भी किताब उठाए और पढ़ के दूसरों को सुना सके, और सुनाने वाले को भी इंटरेस्ट आए. उसके लिए क्या अरेंजमेंट किया गया, उन किताबों को, उन स्टोरीज को पिक्चर्स के साथ इलस्ट्रेट किया गया. यानी कि एक साइड बुक की रिटन स्टोरी भी चल रही है और उसके साथ उसकी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स भी बनी होती थी, प्रिंट होती थी. So these were then sung and recited at gatherings in villages and in taverns in town. ठीक है, अब ये सुनाने और गाने का जो पैटर्न था, ये गांव के गैदरिंग्स में बहुत कॉमन था और लोग बहुत एंजॉय करते थे. अब ये ट्रैवल्स क्या है, जो टाउन एरिया थे उनके ट्रैवल्स में ये बड़ा ट्रेंड हो गया था. लोग किताबों से बैलेड और कहानियां पढ़ के एक दूसरे को सुनाते थे, एंजॉय करते थे. ट्रैवल्स क्या थे, वो जगह जहाँ पे लोग मिलते थे, खाना खाते थे दोस्तों के साथ, अपने न्यूज शेयर करते थे, ड्रिंक्स वगैरह लेते थे, यानी कि एक तरह से फन प्लेसेस जो होते थे उनको ट्रैवल्स बोलते. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ क्या है. ओरल कल्चर thus entered print and printed material was orally. बड़ी बढ़िया लाइन है ये. ओरल कल्चर को प्रिंट के साथ मर्ज किया गया और वो प्रिंट मटेरियल कैसा हो गया, ओरली. मतलब दोनों को चीजों को कोलैब कर दिया इन्होंने कि जो पहले ओरली ट्रांसफर किए जाते थे फोक टेल्स और बैलेट्स, अब वो प्रिंटेड हैं, बट जो लोग अभी भी पढ़ नहीं सकते उनको कोई ना कोई इसे पढ़कर सुना सकता है. ओरली ट्रांसमिटेड, द लाइन that separated the oral and reading cultures became blurred. धीरे धीरे ये जो डिफरेंस था ना कि ये ओरल कल्चर वाले रीडर्स हैं और ये रीडिंग कल्चर वाले, धीरे धीरे ब्लर होने लगे. एंड द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल. सुनने और सुनाने वाले, पढ़ने और सुनने वाले लोग आपस में इंटरमिंगल्ड हो गए. एक तरह की अचीवमेंट थी ये, प्रिंट रेवोल्यूशन या प्रिंट कल्चर की आप कह सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ 3.2, रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट. देखो, प्रिंट कल्चर ने जब से यूरोप में एंट्री ली ना, तो एक तबका था, एक ग्रुप था जिनको थोड़ी तकलीफ हो गई इस प्रिंट कल्चर के आने से ज्यादा किताबों के प्रिंट होने से. वो जो ग्रुप था वो था हाईली रिलीजियस लोगों का. ठीक है, अभी देखो इस पूरी जर्नी में आपको समझ में आएगा कि किनको किनको बुरा लगने लगा ये किताबों का प्रिंट होना. मैंने आपको पहले सेकेंड क्लास में बताया है, इस चैप्टर की सेकेंड क्लास थी, कि सबसे पहली यूरोप में जो बुक प्रिंट हुई थी वो थी बाइबल. अगर आपको याद हो तो उसकी 180 कॉपीज प्रिंट की गई थी. ठीक है, तो देखते हैं रिलीजियस डिबेट्स का क्या रोल था और क्या था उनका फियर प्रिंट को लेकर. प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज. प्रिंट का तो काम ही यही था, पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी आइडियाज की वाइड सर्कुलेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रिंट, अगर किताबों में छप गया है, किताबें प्रिंट हो चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस आइडिया को पढ़ सकते हैं. एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन. अब ये जो कुछ भी आइडिया छपते हैं, लोग पढ़ते हैं, तो लोगों के मन में तर्क आते हैं. तर्क जिसको कहते हैं ना, रीजनिंग आती है, रीजनिंग होती है तो डिबेट होती है और डिस्कशन होता है. बहुत से लोग ऐसा पसंद नहीं करते थे. जैसे आपको एक कैटेगरी याद हो, हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ते हैं, एक वर्ड बड़ा कॉमनली आता है, कंजर्वेटिव्स, है ना. ये कंजर्वेटिव्स जो थे वो किसी भी तरह के डेवलपमेंट को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते थे. तो प्रिंट का डेवलपमेंट कैसे एक्सेप्ट कर लें, क्यों, क्योंकि उनकी बनाई हुई जो सोसाइटी में भ्रांतियां फैली हैं वो टूटने नहीं लग जाएंगी. इसलिए even those who disagreed with established authorities could now print and circulate their ideas.
सोसाइटी के वो लिबरल लोग या वो मॉडर्न लोग जिनको पसंद नहीं था कि ये अथॉरिटी जो स्टैब्लिश है चल रही हैं वो अपने मन की बात प्रिंट कर देते थे और अपने आइडियाज को सर्कुलेट कर देते थे। यानी कि प्रिंट एक ऐसा मीडियम बन चुका था जिसमें लोग अपने मन की बात बिना बोले हजारों लोगों तक पहुंचा सकते थे, केवल उन अपने आइडियाज को प्रिंट करके लोगों तक पहुंचा देते। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड परसुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली। देखो ये बहुत बढ़िया बात है। एक जैसे आज के समय में नहीं हो रहा है कि किसी ने अपने कोई थॉट एक ट्वीट कर दिया, उसने अपने मन की बात कह दी। अब उस एक ट्वीट पर लोगों के रिएक्शंस आने लगे, फेवर में या अगेंस्ट में। तो वही काम उस समय भी प्रिंटेड मैसेज ने कर दिया कि लोग अपने मन की बात लोगों तक पहुंचा देते थे कि वो कैसे दूसरों से डिफरेंट सोचते हैं एंड मूव देम टू एक्शन, और उनको रिएक्ट करने पर मजबूर कर देते। दिस हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के हर पहलू के बारे में लोग अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते थे। लोग उन आइडियाज पर अपने एक्शंस और रिएक्शंस शेयर करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नॉट एवरी वन वेलकम द प्रिंटेड बुक। मैं ये बात जो मैंने अभी बोली थी, हर किसी ने इस प्रिंटिंग कल्चर को, प्रिंटेड बुक्स को वेलकम नहीं किया। एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर्स अबाउट। जो लोग उसको पसंद भी कर रहे थे उनको भी कुछ डर थे कि अगर प्रिंटिंग कल्चर इतना ही फेमस होता रहा, सब कुछ प्रिंट होता रहा, तो कुछ तो ऐसा होगा जो रिवील हो जाएगा। डरता वही है जिसको कुछ रिवील होने से बचाना होता है। Many were apprehensive of the effects that the easier access to the printed word and the wider circulation of books would have on people's mind. लोगों को लगता था कि जितनी आसानी से किताबें सर्कुलेट हो रही हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, लोगों के दिमाग तक वो आइडियाज बहुत तेजी से पहुंच रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? किसी ने एक बुक में कोई भी बात एक बार में एक नजर में पढ़ ली, यानी कि लिखने वाले का आइडिया उसके दिमाग में एक सीड की तरह प्लांट हो गया। ठीक, उसमें बिल्कुल भी घंटे नहीं लगते हैं उसको आपको समझने में। एक बात जो आपने एक बुक में पढ़ी और वो आपके दिमाग पे घर कर जाती। इट वॉज फियर्ड। अब लोगों का डर क्या था? दैट इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर द what was printed and read, then rebellious and irreligious thoughts might spread. लोगों को लगता था, जो लोग डरते थे इस प्रिंट से, उनको लगता था कि अगर ऐसे विचारों को लोगों ने एक बार पढ़ लिया, प्रिंट होकर के लोगों ने पढ़ लिया, तो ऐसे तो रेबिलियस और इररिलीजियस थॉट्स फैल सकते हैं। भाई धार्मिक किताबों का आप प्रचलन कर रहे हो, अच्छी बात है, मगर क्या होगा अगर लोगों ने अधार्मिक चीजों को प्रचलित करना शुरू कर दिया? तो क्या होगा? लोगों ने गलत और सही तरीके के रेबल्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया प्रिंट के माध्यम से। तो लोगों को ये एक डर था प्रिंट के पावर को बढ़ता हुआ देखकर। इफ दैट हैपेंड, अगर ऐसा हो गया तो द अथॉरिटीज ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। उनको लगता था कि अगर गलत सलत बातें ऐसे ही फेमस होकर प्रिंट होने लग जाएंगी तो जो वैल्यूएबल चीजें हैं, वैल्यूएबल लिटरेचर है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बच्चों ये उस समय में बात जितनी सही थी ना, ये आज के समय में भी उतनी ही सही बात। आज आप देखते हो कि मीडिया सही चीजें दिखाने के लिए जाना जाता था, मगर आज मीडिया हमको हर कुछ दिखा रहा है बिना इस तर्क को दिए कि ये चीज सही है या गलत। ठीक है, उससे क्या होता है, जो हमारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है हमें वो मिल रही है या नहीं हम समझ ही नहीं पाते। हमें न्यूज में कुछ भी अ, बकवास दिखाया जा रहा है, हमें लग रहा है अरे ये तो न्यूज चैनल पे आ रहे हैं तो ये तो बिल्कुल सही चीज होगी। ठीक, कहने का मतलब है जब कोई चीज बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगती है, बहुत ज्यादा फेमस होने लगती है, तो वो अपनी फेम और पावर का गलत इस्तेमाल कर लेती है और अपनी जेन्यून चीज को, अपने जेन्यून एसेंस को मिस कर देती। तो ये एक डर इनका सही भी था एक लेवल पर, expressed by religious authorities and monarchs, as well as many writers and artists. This anxiety was the basis of widespread criticism of the new printed literature that had begun to circulate.
अच्छा, वो समय थोड़ा सा ना अ, कह लो ऑर्थोडॉक्स टाइप का भी था। बहुत जल्दी जल्दी सोसाइटी में मॉडर्न चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो जो लोग रिलीजियस अथॉरिटीज थे या मोनार्क्स थे, उनको नए नए राइटर और आर्टिस्ट की लिखी हुई चीजें बेचैन कर देती थी, क्योंकि प्रिंट मीडिया ने लिटरेचर को भी एक नया डायमेंशन दिया था। जैसे पहले के समय में कोई रोमांटिक नॉवेल या रोमांटिक प्ले यूं ही लिख कर सर्कुलेट करके फेमस नहीं किया जाता, तो उनको लगता था कि ये चीज ठीक नहीं है, लोग बिगड़ जाएंगे इसको पढ़ के, या ऐसी पोयम पढ़ के, सॉन्ग पढ़ कर। तो इस बात का लोगों को डर था, इसीलिए उन्होंने न्यू प्रिंट लिटरेचर को भी क्रिटिसाइज किया कि जो नया तरीका आ गया ना लिटरेचर का, जो सर्कुलेट हो रहा है, ये ठीक नहीं है, ये हमारी सोसाइटी को गड़बड़ कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। लेट अस कंसीडर द implication of this in one sphere of life in early modern Europe, namely religion. अब देखते हैं रिलीजन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। क्या रिलीजन में प्रिंट कल्चर को वेलकम किया गया? इन 1517 the religious reformer Martin Luther wrote 95 theses criticizing many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church. ये तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस टाइम पे, समझ लो एक तरह का बॉम्ब ब्लास्ट ही था। धार्मिक मान्यताओं की जो दुनिया थी ना, उसमें मार्टिन लूथर ने नया रिफॉर्म क्रिएट करे, खुद एक रिफॉर्मर थे। उन्होंने क्या किया, 95 थीसिस लिख दी। ठीक है, किस पर? रोमन कैथोलिक चर्चेज में जो रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस होते थे ना, रीति रिवाज और ये धार्मिक कर्मकांड फॉलो किए जाते थे, उन पर 95 थीसिस लिख दी, उनको अपोज करते हुए, उनको क्रिटिसाइज करते हुए कि ये जो कैथोलिक चर्चेज में हो रहा है ना रीति रिवाज और धर्म के नाम पे, ये गड़बड़ चीजें हैं। A printed copy of this posted on a church door in Wittenberg, और उन्होंने अपनी ये 95 थीसिस क्रिटिसाइजिंग वाली ना एक उसकी कॉपी पोस्ट कर दी एक चर्च को भी, उसके दरवाजों पर रखवा दी गई, विटनबर्ग। और इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडिया। उन्होंने चर्च को चैलेंज कर दिया कि ये जो मैंने आप पे एलिगेशंस लगाए हैं ना, क्रिटिसाइज किया है, 95 थीसिस मैंने जो लिखी है, मैं चाहता हूँ कि आप इनके बारे में सफाई दें, डिबेट करिए मुझसे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। आप समझ सकते हो जितना ऑर्थोडॉक्स टाइम था ना उस टाइम यूरोप में, चर्च की मोनोपोली हुआ करती थी। उस टाइम में चर्च को चैलेंज कर देना और बाइबल की बातों को चैलेंज कर देना, ये भयंकर बात थी। ठीक, लूथर्स राइटिंग्स वर इमीडिएटली रिपोर्टेड इन वास्ट नंबर्स एंड रेड वाइडली। जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही, तो लूथर ने जो कुछ भी लिखा था तो इमीडिएटली मल्टीपल कॉपीज बन गई उसकी वास्ट नंबर में, और बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ डाला। दिस लेड टू अ डिवीजन विद इन द चर्च एंड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, शायद आपने पहले सुना भी होगा कि क्रिश्चियनिटी में दो दो ग्रुप बन गए। एक तो कैथोलिक्स होते हैं, रोमन कैथोलिक्स, और एक नया ग्रुप बना प्रोटेस्टेंट। ये प्रोटेस्टेंट वो लोग होते हैं एक्चुअली जो कैथोलिक चर्चेज और बाइबल की चीजों को एज इट इज नहीं मानते। वो कहते हैं इसमें भी कुछ सुधार होना चाहिए, इसमें भी कुछ मॉडर्निटी होनी चाहिए, हर चीज जो बाइबल में लिखी है या हर चीज जो हमें कैथोलिक चर्च सिखाती है वो सही नहीं है। ये प्रोटेस्टेंट वर्ड आया कहाँ से? ये यहीं से आया है। मार्टिन लूथर ने जो भी चैलेंज किया था चर्च को, उस चैलेंज को, उसकी थीसिस को पढ़ने वाले लोग बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, एनलाइटन हो गए, आंखें खुल गई उनकी, और यहीं से चर्च में डिवीजन हो। एक हिस्से के लोग बन गए कैथोलिक चर्च को, जो बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करते थे, और एक वो जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म का हिस्सा बने, यानी कि उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि जो गलत चीजें हैं उनको तो हम नहीं मानेंगे, हम मानते हैं क्रिश्चियनिटी को, हम मानते हैं बाइबल को भी, पर जो उसमें गलत चीजें हैं हम उसको नहीं मानते। ठीक है, तो इस तरह से मार्टिन लूथर की इस एक्टिविटी ने, इस कोशिश ने एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म को जन्म दिया। ठीक है, लूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5,000 कॉपीज विद इन अ फ्यू वीक्स। लूथर ने न्यू टेस्टामेंट, बाइबल की एक ओल्ड टेस्टामेंट है और एक न्यू टेस्टामेंट है, तो लूथर ने
बाइबल की न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया और उसकी 5,000 कॉपीज कुछ हफ्तों में ही बिक गए। सेकेंड एडिशन अपीयर्ड विद इन 3 मंथ, और 3 मंथ के अंदर उसने सेकेंड एडिशन भी उसका जारी कर दिया। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, प्रिंट को लेकर के इतना ज्यादा आभारी थे लूथर कि उन्होंने एक बहुत फेमस कोट दिया, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट। उन्होंने कहा कि अगर भगवान की तरफ से कोई अल्टीमेट गिफ्ट है और सबसे अच्छी कोई चीज भगवान ने हमें गिफ्ट करी है तो वो है प्रिंटिंग करना, यानी प्रिंट करने की जो कैपेसिटी दी गॉड। सेवरल स्कॉलर्स इन फैक्ट थिंक दैट, बहुत से और स्कॉलर्स भी थे जो प्रिंटिंग को बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग की तरह देखते थे। प्रिंट ब्रॉट अबाउट अ न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर एंड हेल्प स्प्रेड द न्यू आइडियाज दैट लेड टू द रिफॉर्मेशन। सभी को लगता था स्कॉलर्स को कि प्रिंट ने एक नया इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, यानी कि इंटेलेक्चुअल मतलब प्रबुद्ध लोग जो बुद्धिमान है, जिनकी बुद्धि और चेतना का एक अलग स्तर है जहाँ पे जाकर वो लोग सोचते हैं, उनकी सोच से लोगों को आइडियाज मिलते हैं जिससे कि सोसाइटी में न्यू आइडियाज की वजह से रिफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये जो कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा है इसका अगर मैं समरी जैसी आपको बताऊं तो प्रिंट ने बहुत सी चीजों में लोगों की आंखें भी खोली। यूरोप में खास करके जैसे हम लोगों ने बाइबल की बात करी या रोमन कैथोलिक चर्चेस की बात करी तो कई ऐसे उसके प्रैक्टिसेस थी, कई ऐसे रिचुअल्स थे जिनको मार्टिन लूथर ने चैलेंज किया और पूरी दुनिया ने उसे एक्सेप्ट भी किया। नेक्स्ट पार्ट है 3.3 प्रिंट एंड डिसेंट। देखो आ, हर जगह कुछ अप डाउन्स होते ही हैं। कोई भी नया चेंज जब सोसाइटी में आता है तो कुछ लोग उसको इतना बुरी तरह से अपोज करते हैं कि सही चीज बताने वाले को भी गलत बता करके उसकी जान तक ले ली जाती है। ऐसा ही एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। Print and popular religious literature stimulated many distinctive individual interpretation of faith even among little educated working people। ये जो प्रिंट कल्चर ने पीछे के पोर्शन में हमने पढ़ा ना कि एक बवाल कर दिया था बिल्कुल रिलीजियस लिटरेचर के बारे में, यानी कॉमन से कॉमन थोड़े ही एजुकेटेड वर्किंग पीपल तक ये इंटरप्रिटेशन पहुंच चुकी थी और उनकी फेथ को एक तरह से कह देना, आप सदियों से कोई चीज मानते चले आ रहे हो, किसी ने आपको समझा रखा हो कि दुनिया फ्लैट है, अचानक से कोई रिसर्चर या अचानक से कोई आपको बता दुनिया फ्लैट नहीं है गोल है, आपकी एक फेथ हिल जाती है, आपका विश्वास हिल जाता है। अरे अभी तक तो हम मानते थे कि दुनिया फ्लैट है और अब ये बता रहा है दुनिया गोल है। तो ऐसे ही बहुत से लोग थे जिनकी फेथ में इंटरप्रिटेशन, इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ चेंजेस आए। इन द 16th century, मेनोकियो, अ मिलर इन इटली, 16th सेंचुरी की बात है, मेनोकियो नाम का एक मिलर था इटली का, बिगिन टू रीड बुक्स दैट वर अवेलेबल इन हिज लोकेलिटी। सिंपल सा एक मिलर था और अपनी लोकेलिटी में मिलने वाली किताबों को पढ़ता था। ही रीइंटरप्रेटेड the message of the Bible and formulated a view of God and creation that enraged the Roman Catholic Church। उसने भी किताबें पढ़ी, बाइबल पढ़ी और उसका अपना इंटरप्रिटेशन था बाइबल और उसके गॉड के व्यूज को लेकर। उसने भी पढ़ा कि गॉड क्या कहते हैं, बाइबल में क्या लिखा है, उन मैसेजेस को पढ़ा और री इंटरप्रेट किया। ठीक है, कि गॉड के व्यूज क्या है क्रिएशन को लेकर के, मगर उसकी बातों को सुनने या समझने के बजाय रोमन कैथोलिक चर्च जो थी वो उससे नाराज हो गए। चर्च के जो भी ओनर्स थे, जो भी अथॉरिटीज थी, वो उस पर इतना गुस्सा हुए कि तुम बाइबल को री इंटरप्रेट कैसे कर सकते हो, वो तो वॉइस ऑफ गॉड है, मैसेज ऑफ गॉड है, तुम उसको कैसे दूसरे मीनिंग में ले जा सकते हो। ठीक है, when the Roman Church began its inquisition to repress heretical ideas, Menocchio was hauled up twice and ultimately executed। लाइन तो बहुत ही डिप्रेसिंग है। रोमन चर्च ने इनक्विजिशन, अभी देखते हैं इनक्विजिशन क्या है। फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोर्ट, यानी कि चर्च की भी अपनी एक कोर्ट होती थी,
उन्होंने इसकी बातों को, ये जो आइडियाज दे रहे हैं ना मेनोकियो, हेरेटिकल आइडियाज, हेरेटिकल का मतलब है जो एक परंपरागत रूप से आपकी सोच, आपकी विश्वास चले आ रहे हैं, जो आपको चर्च ने सिखाए हैं, आप उसको तोड़ने की बात कर रहे हो, है ना। आप कह रहे हो कि ये जो अभी तक हम लोग सीखते चले आए ना, ये गड़बड़ है, ठीक है। तो ये जो हेरेटिकल आइडियाज थे मेनोकियो के, इनको चर्च की जो कोर्ट थी उसने बार बार रिप्रेस किया। मिनोकियो को बार बार सजा भी मिली, इसके लिए 2 बार सजा मिलती है और अल्टीमेटली उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, हैंग टिल डेथ। ठीक। मिनोकियो की जान चली जाती है इसी बारे में कि आप बाइबल या रोमन कैथोलिक चर्च के बताए हुए मैसेजेस को री इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। The Roman Church, troubled by such effects of popular readings and questioning of faith, imposed severe controls over publishers and booksellers and began to mention an index of prohibited books from 1558. देखो कितनी बड़ी सेंसरशिप अप्लाई कर दी रोमन चर्चेज ने, क्योंकि परेशान हो गए थे इन पॉपुलर रीडिंग्स से और धर्म की या आस्था पर सवाल उठाए जाने से। उन्होंने सीवियर कंट्रोल्स थोप दिए, इम्पोज कर दिए, है ना, पब्लिशर्स के ऊपर, बुक सेलर्स के ऊपर, कि बिना परमिशन के आप ऐसी कोई भी किताब को री इंटरप्रेट नहीं करेंगे। और उनके ऊपर एक प्रोहिबिशन इम्पोज किया जिसका नाम था इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। कब से लागू हुआ? 1558 से। बेटा ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो चर्च जो था वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि उस पर कोई सवाल उठाए, उसके कामों को कोई क्वेश्चन करे, या टीचिंग्स को, मैसेजेस को कोई री इंटरप्रेट करे। हालांकि इसमें गलत कुछ नहीं होता है, मगर धर्म के साथ छेड़छाड़ तो आज भी दुनिया में टॉलरेट नहीं करते हैं लोग, है ना, आपने देखा ही है, अभी भी न्यूज में सुनते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का ये पार्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो फोर्थ पार्ट को कवर करेगा, द रीडिंग मेन्यू। अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये पोर्शन पढ़िएगा, फियर ऑफ द बुक। एरास्मस एक लैटिन स्कॉलर है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपके कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थर्ड क्लास वाइंड अप कर रही हूँ, मिलेंगे फोर्थ पार्ट के साथ फोर्थ वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से इसे पढ़िएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, मैं उसका आंसर आपको करूंगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिनको डीप एक्सप्लेनेशन की जरूरत है उनके साथ में शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।